जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आज के दिवस अर्थात 1 मई मजदूर दिवस के संदर्भ में। यदि सच को सुनने की क्षमता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि बनावटी दुनिया के साथ काले चश्मे पर लगा के आप एक दुनिया को रंगीनियत के रूप में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना देखे चले जाइएगा। शुरू करने वाला हूँ आज का वीडियो। बहुत से लोगों को नंगा करूँगा और बहुत सी सत्ताओं के परकच्छे उड़ाने का प्रयास भी करूँगा। बहुत दिनों के बाद आज अपनी उसी पूर्व की शैली में अपने वक्तव्य को रखने वाला हूँ जो लास्ट में मैंने 7 अक्टूबर या कहीं 7 सितंबर को रखा था, जब मेरा निष्कासन हुआ था एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से। तो शुरू करने वाला हूँ आज का वीडियो उन मज़दूरों के लिए। मैंने स्वयं तो मजदूरी नहीं की है, वीडियो शुरू हो चुका है, मेरा वक्तव्य प्रारंभ हो चुका है। मैंने ना ही स्वयं मजदूरी की है अपने इन हाथों से, ना ही मैंने एससी और एसटी के नाम पे जो शोषण होता है वो सहा है, ना ही मुझे किसी ने पानी पीने से रोका है, ना ही मुझे किसी बैलगाड़ी या रेलगाड़ी से नीचे उतारा गया है किसी सुविधा या असुविधा के अभाव में, मेरे रंग के कारण, मेरी जाति या धर्म के कारण। मैं लेकिन फिर भी आज बात उस तबके की करूँगा, उस वर्ग के लोगों की करूँगा जिनकी पीठ पर आज आप, मैं और बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग जो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट भी करेंगे, हम जैसे दोगले लोगों का अस्तित्व कहीं ना कहीं उन मजदूर, उन किसानों की कहीं ना कहीं पीठ पर खड़ा हुआ है, जो आज भी अपने नाखूनों पर खड़े हुए हैं। और हमने कहा है कि वे समाज का ऐसा वर्ग है जिसे हम साथ में बैठाकर ना ही खिला सकते हैं, ना ही पिला सकते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं को ले सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ उस वर्ग की भी जो कहीं ना कहीं आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए 200-200 दिनों तक बिना किसी उम्मीद के रोटी के एक टुकड़े के लिए आज भी कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ियां गुलामी पर रखने को मजबूर है, या कहें कि हमारी शासन की चुनिंदा लोगों ने और व्यवस्थाओं को अपने पीछे चलाने वाली उस वेश्या की तरह बना लिया है जिसके अंदर बम फेंकने की आज आवश्यकता है ऐसे लोगों को सुनाने के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं ना ही देश का जवान दिखता है, ना ही किसान दिखता है और ना ही विज्ञान दिखता है। उन्हें केवल दिखती है केवल एक दकियानूसी सोच और एक परंपरा और एक रूढ़ी के नाम पर चलने के पीछे चलने के लिए आपको मजबूर करने वाली हमारी पोंगा पंडितों वाली, धर्म गुरुओं वाली, मौलवी हों चाहे मदारी हों, मौलवी हों चाहे मदारी हों, ब्राह्मण हों, पंडित हों, फादर हों या बहुत से मौलाना हों, इन सभी ने धर्म के नाम पर किस प्रकार की रोटियां सेकी हैं। कोई व्यक्ति जब कहकर जाता है कि धर्म तो ये वह अफीम है जो आपकी पीढ़ी नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी बंजर कर देता है, और जब टीवी मैकॉले कहता है किसी देश की संस्कृति और समाज को नष्ट करना हो तो वहाँ के खेतों को नष्ट करने के लिए वहाँ की भाषा को नष्ट कर दो, जब ऐसा व्यक्ति एक कमेंट करता है, और 1860 की शिक्षा नीति और स्वतंत्रता तंत्र के अंदर उसकी भूमिका क्या है उसको आपको पढ़ना है तो भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक डॉक्टर सुंदरलाल की ज़रूर पढ़िए। इस देश में उन मजदूरों को हमने भाषा के नाम पर कैसे गुलाम बनाया है और भाषा के नाम पर कैसे उनका शोषण किया है, इस सच को समझना हो, उस भयावह स्थिति को समझना हो तो डॉक्टर तुलसी राम की एक और पुस्तक पढ़िएगा, भारत में अंग्रेजी क्यों। यदि आप उसी मजदूर की बात करते हैं जो आज भी 2 बीघा जमीन के लिए बलराज साहनी जैसा व्यक्ति उसको किरदार के रूप में निभाता है चलचित्र में, प्रेमचंद की एक कहानी पर समझना हो तो उस किसान के दर्द को आप चलचित्र के माध्यम से वहाँ समझ सकते हैं। यदि किसान को समझना हो तो गोदान के अंतिम उपन्यास रंगभूमि से उसको समझ सकते हैं, और गोदान के पहले उपन्यास के बाद के उपन्यास के क्रम में उस सूरदास नामक कैरेक्टर से भी समझ सकते हैं जो रंगभूमि का नायक है। उसके अंदर वह पूंजीवादी व्यवस्थाएं, वे औद्योगिक घरानों का मकड़ जाल समझना हो तो वहाँ से समझ सकते हैं। राजनीति और राजनीति के आधार पर संविधान की नीतियों को अपने लिए कैसे लागू करवाया जाता है मजदूरों की छाती पर, इस चीज़ को समझना हो तो साहित्य की एक और महत्वपूर्ण रचना है जो रणेंद्र ने लिखी है, ग्लोबल गांव के देवता। साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, सोशल वर्क के जो विद्यार्थी हैं वह लोग पढ़ते होंगे, जानते होंगे, उसको समझिए।
इस राजनीति ने, वर्तमान राजनीति ने मजदूरों का शोषण किस प्रकार से किया है, तो हमारे ही विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी रहे हैं राय सर, उनको राय साहब बोलते हैं, विभूति नारायण जी राय। उनका एक उपन्यास है, काव्य है कर्फ्यू, शहर में कर्फ्यू, उसको पढ़ेंगे तो कैसे सांप्रदायिकता के माहौल में मजदूरों को बंधने के लिए मजबूर किया जाता है और कैसे उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनको मजबूर कर दिया जाता है मजदूरों को कि वो मरे या मार दें। इस देश का जब मजदूर मरता है, और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको किसी देश में सफलता के पैमानों को नापना हो या मापना हो तो आपके लिए दो ही माध्यम है, तीसरा विकल्प आज तक तो विकसित नहीं हुआ है। यदि किसी अर्थशास्त्री पे, किसी बुद्धिजीवी पे हो तो मुझे बताए, वह दो पैमाने हैं कि आपके देश की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग कितने सुरक्षित हैं और आपके देश का मजदूर कितना शोषण मुक्त है। यदि दोनों पैमाने आपके पास हैं तो आप सफलता के सभी सीढ़ियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज के मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मैं नया क्या दूंगा आपको, वह देने का प्रयास करता हूं। इतिहास क्या था मैंने बताने का प्रयास किया, और कैसे आप मजदूरों के इतिहास को जान सकते हैं। कुछ किताबों के, कुछ लेखकों के मैंने नाम भी बताए। पढ़ना है तो रिसेंट में पढ़ना है तो अमर्त्य सेन को पढ़िए, यदि पढ़ना है तो रघुराम राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं उनको पढ़िए, पढ़ना है तो देवेंद्र शर्मा को पढ़िए, पढ़ना है तो अरिंदम चौधरी को पढ़िए, पढ़ना है कुछ मायनों में तो यशवंत सिन्हा की पुस्तकें, सुषमा स्वराज के वक्तव्य, लोहिया जी के भाषण और अटल बिहारी जी का राजनीतिक जो जीवन है, संसद में जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, यूट्यूब पे सब मौजूद है, आप उनको पढ़िए, सुनिए, समझिए। अब आज की बात करते हैं आज के मजदूरों पर। पूरे विश्व में और भारत में भी लगभग 2 से 3 महीने से एक महामारी ने अपने पैर जमा लिए हैं और निकलने का नाम या उखड़ने का नाम इसलिए नहीं ले रही है, और शायद लेगी भी नहीं अगले 2 से 3 महीनों में, यदि हालात ऐसे रहे, यदि हमारे देश के राजनेता नहीं चेते, हमारी राजनीतिक प्रणालियों में यदि वहाँ अभी भी किसान को स्थान नहीं मिलेगा, मजदूर को सम्मान नहीं मिलेगा, तो आप समझ लीजिए लॉकडाउन के कारण भुखमरी से जितने लोग मर चुके हैं उसकी तादाद आप गिन भी नहीं पाएंगे। लोगों का जो मानसिक शोषण हो रहा है वह तो टीवी चैनलों पर पत्रकारों के माध्यम से आपको दिखा दिया जाता है, चैनलों पर खबर भी आती है कि वह राजनेता, वह क्रिकेटर, वह फिल्म स्टार कितने बड़े डिप्रेशन में हैं। देश का शिक्षित वर्ग या कहें कि उच्च क्लास का शिक्षित वर्ग कितना परेशान है कि कोटा में फंसा हुआ है, उनके लिए रेल की या बस की व्यवस्था नहीं है। उन बच्चों के दर्द को हमारी सरकारें नहीं देख पा रही हैं। जनाब, इस देश में आज भी किसान हैं जो जंतर मंतर पर अपना पेशाब पीने के लिए मजबूर है। क्या वह दिखता है आपको? इस देश में आज भी वह मजदूर, वह किसान, वह जवान हैं जो जर्नल डब्बे में ट्रेन के अंदर किस प्रकार रेंगता हुआ सफ़र करता है, वह भी क्या नहीं दिखता है आपको? इस देश में आज भी महिलाएं हैं और आज भी ऐसे मजदूर हैं जो गटर में उतरते हैं। आर्टिकल 15 आपने देखी होगी, उस नंगे सच को भी आपने देखा होगा। क्या वह मजदूर दिखता है आपको? क्या आपको वह बच्चे दिखते हैं जो आज भी भीख मांगते हुए हैं और आप उसको चाइल्ड लेबर के नाम से रोक नहीं पाए हैं? शिक्षा में रमसा नाम का बहुत बड़ा अभियान चलाया आपने, शिक्षा में आपने RTE लेकर आया, लेकिन क्या आपने मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए पहल की? जवाब है नहीं की, क्योंकि आप मजदूर को देश का हिस्सा तो मानते हैं, लेकिन देश में विकास के नाम पर या देश में योगदान के नाम पर उनको सहयोग देने के लिए आप उनको वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए या समाज में आपके साथ बढ़ सके और चल सके, उनको वो मौका ही नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि आज भी आपको मजदूर और किसान की बहू बहन बेटियां रात में सोने के लिए तो चाहिए, लेकिन समाज में स्थान दिलाने के लिए आज भी आपकी रूह, आपकी रूढ़ियाँ, आपकी परंपराएं आपको परंपराएं परमिशन नहीं देती हैं, अनुमति नहीं देती हैं। मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा कि ना ही मेरा शोषण हुआ है, ना ही मुझे पानी पीने से रोका गया है, लेकिन इस मुल्क में आज भी ये घटना है। मैं दलित या आदिवासियों की बात नहीं करूँगा, उनकी बात करने आऊँगा तो मेरे मुंह से सिवाय गालियों की कुछ नहीं निकलेगा और मेरे व्यूअर कहेंगे मैं कितना बदतमीज़ हो गया हूँ। बदतमीज़ की कमीज़ अपने पास रखिए। मेरे संवादों के सच के बयान से यदि तकलीफ़ है तो मुझसे सवाल करिए।
देश का किसान अनाज बोने के लिए कर्ज लेता है, अनाज काटने के लिए कर्ज लेता है, अनाज को बेचने के लिए कर्ज लेता है और उस कर्ज के पैसों को बैंक में जमा करने के बाद बैंक से निकालने के लिए मर तक जाता है और हम नहीं देखते हैं, ना ही उस पर लिखते हैं। लेकिन इस देश में पिछले 2 दिन में खरबों रुपयों का, जी हाँ, खरबों रुपयों का उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया गया है। ये इस देश के सच है, ये मजदूरों का सच है। आपने कहा कि इस देश में जो प्राकृतिक आपदा आई है महामारी के नाम पर, जिसे मैं जैविक यानी कि बायो वॉर बोलता हूँ, तो मेरा पूर्व का वीडियो है, समझिएगा किस प्रकार से जैविक विषाणुओं को जन्माया जाता है और उनको फैलाया जाता है और उनका व्यापार किया जाता है। डिटेल में वीडियो बनाया, वहाँ देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में कि किस प्रकार से हमने मजदूरों को केवल अपने टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया है। गटर साफ करेगा मजदूर, झाड़ू पोछा करेगा मजदूर, बच्चों को नहलाएगा, बच्चों की पोटी साफ करेगा साला, वह भी मजदूर। बच्चों में आप शादियों में आपके टेंट लगाएगा, झूठी पत्तले धोएगा, बर्तन धोएगा, वह भी मजदूर। और वही मजदूर जब दिवाली पर या नववर्ष पर या किसी तीज त्यौहार पर आपके घर की चौखट के बाहर ही खड़ा होकर कुछ मांगने का प्रयास करता है, तो आप कहते हैं कि आज कुछ नहीं है, कल आना। इतना बड़ा दिल है आपके पास कि देने के लिए ही कुछ नहीं है, लेकिन लेने के लिए आप अपने टिश्यू पेपर भी आगे कर लेते हैं और कहते हैं कि हमको सेवाएं दें। आप मजदूर के साथ बैठकर चाय नहीं पीना चाहते हैं, खाना नहीं खाना चाहते हैं, कहीं घूमना फिरना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजदूर के हाथ की बनी हुई चाय पीते हैं, उसके हाथ का बना हुआ खाना भी खाते हैं, उसके हाथ के बने हुए वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन उनको पहना नहीं सकते हैं। ये आज के मध्यम वर्ग के उद्योगपतियों के और अपने आप को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी या शिक्षित वर्ग के लोगों का नंगा दोगला और सहमा हुआ सच है, जिसे वो लिखने से डरते हैं। इतिहास में यदि किसी ने लिखा है तो हाथ काट दिए गए हैं। एक ताजमहल बनाते हैं मजदूर, लेकिन इतिहास में जिक्र नहीं है मजदूरों का कि ताजमहल बनाया था मजदूर ने। जिक्र यह मिलता है कि बनवाया था औरंगज़ेब ने। जनाब, बनवाने वाला तो याद रहा, लेकिन जिसने बनाया और कैसे बनाया इसका इतिहास नहीं मिलता है। इसीलिए सवाल पैदा होता है कि देश का जवान भी मर रहा है, देश का किसान भी मर रहा है, देश का मजदूर भी मर रहा है, और मजदूर के बच्चे आज भी इस बात के लिए तंग हैं कि मरने के बाद उनको कब्रिस्तान में ज़मीन और जलाने के लिए लकड़ियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यह चिंता है आज के मजदूर के वर्ग के बच्चों की। और हम कह रहे हैं मजदूर दिवस हैं, कितने हमने आदिवासी साहित्य को, कितने हमने दलित साहित्य के विशेषज्ञ जो उन लोगों को लिखा है, बिरसा मुंडा हुए, तिलका मांझी हुए, या मदर मैरी हुई, मारिया मेंटेश्वरी हुई, गार्गी हुई, अपाला हुई, अंडला हुई, ऐसे कितने लेखक लेखिकाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। ये आपको मुझको सामने नंगा सच है। और यदि कोई पहल करता है तो कह देते हैं कि वह इस धर्म के खिलाफ है, इस मज़हब के खिलाफ है। वर्तमान में अगर बात की जाए, आज का मजदूर हो, उसको जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, क्लास के नाम पर, स्टेटस के नाम पर, अस्मिता के नाम पर कहाँ कहाँ शोषण नहीं हुआ है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि क्लास, कास्ट और जेंडर, तीनों को भूल जाइए। आज के समय में हम बात करेंगे करेंसी की, मूल्य की। कुछ दिनों से, बड़े दिनों से खबर आई थी कि प्रधानमंत्री ने मजदूरों को, यानी कि जो मनरेगा के मजदूर हैं या जिन्होंने जनधन खाते में जो पैसा मिलता है, उनको किस्त दी गई। जब मैंने अपना मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन किया तो पता लगा कि 8,700 लाख करोड़ रुपये सरकार ने बांटा। 8,700 लाख करोड़ रुपया सरकार ने बांटा। और कितने लोगों को बांटा? 32 करोड़ लोगों को। ध्यान से सुनिएगा, 8,700 लाख करोड़ रुपया सरकार ने बांटा 32 करोड़ लोगों पर। जब मैंने अपना मैथमेटिक्स निकाला तो पता लगा कि एक मजदूर को मिले 817 रुपये। तो सरकार ने क्यों कहा कि हमने 2 से 3 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में भेजे? इस सरकार से सवाल करें, बड़े बड़े उद्योगपति चुप हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और अकाउंट्स के जानकार चुप हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के मुंह पर चुप्पी है। आप कहते थे कि मनमोहन चुप है, चलो वह तो मजबूर था किसी पद के नाते, लेकिन एक प्रधानमंत्री कोई मजबूर नहीं होता है। तो मनमोहन सिंह की भी उस समय गलती थी। और आज भी जो सच जानते हुए चुप हैं वह भी मजबूर नहीं है, वह अपने आप को मजबूर बनाए हुए हैं। गांधी ने इसी का विरोध किया था कि गुलाम हमें अंग्रेजों ने नहीं बनाया है, अंग्रेजों ने ना मजबूर किया, हमने गुलामी को ओढ़े रखा है, स्वीकार किया है। तो इसी मजदूर दिवस पर मेरी उन लोगों को यह सलाह भी है
चेते तो चेतावनी है, ना सेले तो ना समझे तो सलाह नहीं है। रिक्वेस्ट तो आज तक मैंने अपने बाप से नहीं की, तो आपकी तो बिसात ही क्या है। यदि मेरे तर्क गलत हों तो तर्क करिएगा, तर्क ना हो तो गला काट दीजिएगा, लेकिन जबान है चलेगी। कि आप कहते हैं कि इस देश में कृष्ण और सुदामा का बच्चा एक साथ पढ़ सकता है। आप कहते हैं, ये मैं नहीं मानता, आप कहते हैं कि कृष्ण और सुदामा का बच्चा एक साथ पढ़ सकता है, लेकिन मुझे किसी एक भारतीय सांसद का, किसी एक भारतीय मंत्री का, किसी एक पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया हो। एक नाम बता दीजिए, मैंने कहा कि जीवित हों या मृत हों, जिसने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया हो। और रही बात, अंत में जाते जाते पीएम की कर लेता हूँ, अपने आप को गरीब कहते हैं, फ़कीर कहते हैं, और एक इल्ज़ाम लगाया जाता है उन्हीं की सरकार के कुछ लोगों द्वारा कि लोग 20 साल, 30 साल, 25 साल तक पढ़ ही रहे हैं। जनाब, तो मेरा सवाल आपसे है कि 33 वर्ष या 31 वर्ष की उम्र में आपने स्वयं मास्टर्स किया था, एमए किया था, लेकिन सवाल ये है कि आज तक आपका कोई सहपाठी हमको नहीं दिखा, कोई क्लासमेट नहीं दिखा, आपने कहाँ काम किया, कोई कामगार आपका साथी नहीं दिखा, कहाँ चाय पिलाई वो नहीं दिखा, क्या डिग्रियां हैं वह नहीं दिखी। हम लोगों से कहते हैं कि हम लोग अपनी छात्रवृत्ति रोक दें। हम लोगों की छात्रवृत्तियां रोक दी गई हैं। हम चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे मिडिल वर्ग के हों, उच्च वर्ग के हों, बच्चों से कहा है कि आप दीजिए देश के लिए। जो लोग गेस्ट फैकल्टी हैं उनसे पैसा मांग लिया गया है, बहुतों से अपना 25% मांग लिया गया, तो आपने हमको तो मजदूरों की कैटेगरी में खड़ा ही कर दिया है। जो जनसेवा आज के समय में मजदूर कर रहा है उन भूखे लोगों की, जो हजारों किलोमीटर दूर हैं और पैदल जाने को मजबूर हैं और जा भी रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में मर चुके हैं, वह मजदूर, मेरे दिल में दर्द भी है लेकिन बयां नहीं करना चाहता, क्योंकि दर्द के चूल्हे पर मैं रोटी नहीं पकाना चाहता और रोटी पकाकर वो आपको नहीं देना चाहता। यदि मेरे विचार आपको मनगढ़ंत लगे, कल्पनाएं लगे, तो इकोनॉमिक्स टाइम्स को पढ़िए, इकोनॉमिक्स न्यूज़ चैनल्स को पढ़िए, इकोनॉमिक्स पत्रिकाओं को पढ़िए। आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप बहलेंगे कि भैया ने तो वीडियो में कुछ भी नहीं कहा है, कुछ भी नहीं बताया है। अगर पढ़ना है, मार्च का इंडिया टुडे का अंक पढ़ लीजिए, पूरे महीने की फरवरी और मार्च की बीबीसी की रिपोर्ट सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। पूरे फरवरी मार्च का दी हॉग, नॉर्वे टाइम्स, द हिंदू का आर्टिकल पढ़ लीजिए। पढ़ना है तो प्रधानमंत्री केयर फंड के पीछे की योजनाएं क्या हैं उसको पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की वेबसाइट पर जाइए, पूरे डाटा डिटेल में है, 3 भाषाओं में है, जाके पढ़ लीजिए। ये मैंने आपको संदर्भ बताए हैं, सारी सूचनाएं मैंने वहाँ से ली हैं, और जो साहित्य का ज्ञान मैंने आपके सामने बिखेरा है या बकचोदी की है, वह मेरे साहित्य का ज्ञान है जो मैंने 5-7 सालों में अर्जित किया है। तो इस छोटे से वीडियो में मज़दूरों के लिए तो मैं कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैं स्वयं मज़दूर नहीं हूँ, मज़दूरी की नहीं, लेकिन मज़दूरों को अपने सामने मैंने मरते हुए देखा है, और इसलिए मरते हुए देखा है कि उनका मालिक सुरक्षित रहे। ऐसे भी मज़दूर हैं कि मालिक के बच्चे सुरक्षित रहें तो अपने बच्चों का अन्न तक मज़दूर ने दिया है। ये देश की वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, जो भगवान बुद्ध हों, भगवान महावीर हों, स्वामी विवेकानंद हों या दयानंद सरस्वती हो, वहाँ से हमको सिखाती है, हमारी नसों में है। यह है अध्यात्म, यह है विज्ञान। तो वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मज़दूर दिवस पे मैं नहीं जानता मैं क्या बताना चाहता हूँ या क्या आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन देश के जवान, देश के किसान, देश के मज़दूरों की रक्षा करना चाहते हैं तो उनके शिक्षा का इंतज़ाम कर दीजिए, उनके रोज़गार का इंतज़ाम कर दीजिए। वो अपना विकास और अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। उनको शिक्षा दे दीजिए और उनको सुरक्षा दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। और देशवासियों को जो कुछ चाहिए वह मजदूर आपको कमा के देगा, इज्जत का देगा, बिना कटोरा फैलाए भीख मांगे हुए देगा, आपको मेहनत का देगा। और जो मजदूर और किसान आपको दे सकता है वो शायद आपको विज्ञान नहीं दे सकता है। जय हिंद, जय भारत, सलाम।